अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स, लर्नर्स। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था वो ऑर्गेनेलिज पे चल रहा था और मैंने ऑर्गेनेलिज पे बोलते हुए और एक सवाल भी उठाया था जिस पर मैंने लेक्चर दिया था कि कुछ ऑर्गेनेलिज जो हैं वो प्लांट सेल में नहीं पाई जाती और एनिमल सेल में पाई जाती हैं, और कुछ एनिमल सेल में पाई जाती हैं और प्लांट में नहीं पाई जाती, और कुछ प्लांट में पाई जाती हैं तो एनिमल में नहीं पाई जाती। मेरा लास्ट लेक्चर क्लोरोप्लास्टिड्स का एनिमल में ना होना, सेंट्रियोज का और लाइसोसोम का प्लांट्स के सेल में ना होना जबकि एनिमल के सेल में मौजूद होना, इस पे लेक्चर था। तो आज जो मेरा वीडियो लेक्चर है जाफर्स बायोलॉजी के चैनल पे, वो है न्यूक्लियस के अबाउट पहला लेक्चर, जिसमें मैंने न्यूक्लियस की हिस्ट्री और इसका रोल बताना है कि डेवलपमेंट में इसका रोल क्या है, या फिर इसका रिलेशन क्या है, इंटररिलेशन क्या है न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म के साथ। तो बाद वाले लेक्चर में मैं इसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस पे बोलूंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? न्यूक्लियस। मैंने कहा है कि ये पहला लेक्चर है न्यूक्लियस का, लेकिन इसमें पहले लेक्चर में मैंने मेन जो पॉइंट इस पे बोलना है वो है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट है। रोल ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डेवलपमेंट में क्या है, या फिर न्यूक्लियस का जो रोल है वो क्या है, साइटोप्लाज्म के रिलेशन से क्या है, उसका रोल क्या है। तो इसके पेश नजर के न्यूक्लियस का रोल बताने में हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट्स जो किए उसमें उनका क्या रोल है कि उस न्यूक्लियस के रोल को साबित करने के लिए हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट्स किए वो कितना मानी रखते हैं। तो इससे पहले आप जानते हैं कि न्यूक्लियस को कैरियन के नाम से जाना जाता है, जो कि जिसकी मौजूदगी किसी सेल को यूकैरियोटिक कहलाती है, जिसमें ये न्यूक्लियस मौजूद हो, और जिसमें ये ना हो, कैरियन ना हो, वो प्रोकैरियोटिक कहलाता है। तो कैरियन की मौजूदगी, न्यूक्लियस की मौजूदगी किसी सेल के मुतालिक बताती है, उसके मुतालिक वजाहत करती है। अब ये न्यूक्लियस क्या है, इसके मुतालिक इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। तो सबसे पहले 1833 में, कब 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियाई को दरियाफ्त किया था प्लांट सेल में। कब 1833 में, 1833 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन प्लांट सेल, बट आफ्टर ऑल he also discovered that all the characteristics, the features he discovered in 1833 about nuclei in plant cell was the same in animal cell nucleus. And after all, इसके बाद 1838 में शलीडन ने इस न्यूक्लियाई को डिस्कवर किया। न्यूक्लियाई में न्यूक्लियाई को डिस्कवर किया कब? 1838 में। लेकिन 1840 में न्यूक्लियाई को डिस्कवर किसने किया? श्लीडन ने 1838 में। लेकिन 1840 में बोवमैन ने बाकायदा तौर पर न्यूक्लियोलस की जो टर्म है वो मुतारफ कराई। 1840 में न्यूक्लियोलस की जो टर्म है वो बोवमैन ने मुतारफ कराई थी। लेकिन 1879 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में फ्लेमिंग ने क्या कहा? उसने ये कहा कि जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल है
जो क्रोमोसोम्स हैं उसको, उसके मैश को क्या है, उसने क्रोमैटिन का नाम दिया। किसका नाम दिया? क्रोमैटिन का नाम दिया 1879 में फ्लेमिंग ने। उसके बाद स्ट्रासबर्गर ने 1882 में 1882 में 1882 में 2 टर्म्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया। कौन सी 2 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया? पहली साइटोप्लाज्म को, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। 2 टर्म्स को मुतारफ कराया किसने? स्ट्रासबर्गर ने। कब? 1882 में। कौन सी टर्म्स थी? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद कैलान ने एंड टॉमलिन ने 1950 में, 1950 में इन्होंने, जो ये टॉमलिन था, इसके दोस्त थे, ये एम्फीबियन का ओवोसाइट जो है वो उस पर रिसर्च कर रहे थे। एम्फीबियन के ओवोसाइट पर रिसर्च करते हुए इन्होंने देखा कि इसके न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर वॉल है, जो न्यूक्लियस की वॉल है, उसमें न्यूक्लियोपोर पाए जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप में जो न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियोपोर्स को किसने डिस्कवर किया? 1950 में टॉमलिन एंड कैलान। ठीक है। इसके बाद 1953 में हैमरलिन ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे न्यूक्लियस के रिलेटेड। इसने बताया था कि न्यूक्लियस किस तरह जो है वो हेरिडिटी में इन्वॉल्व है, किस तरह ये डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। ये किसने एक्सपेरिमेंट किए थे? हैमरलिन ने। अब हम इसकी डिटेल में बाद में बात करते हैं कि हैमरलिन के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, किस किस पे एक्सपेरिमेंट किया, क्या मैकेनिज्म अपनाया। उसके बाद 1977 में क्रिस्टनर ने ये न्यूक्लियर इन्वेलप का जो स्ट्रक्चर है वो बताया था। क्रिस्टनर ने 1977 में। तो हम बात करते हैं कि किस तरह न्यूक्लियस जो है वो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, किस तरह न्यूक्लियस जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, हेरिडिटी में इन्वॉल्व है। तो क्या इसका रिलेशन है साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का? साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का क्या रिलेशनशिप है? तो सबसे पहले बर्बौनी एंड बर्बियानी ने क्या किया? इसे माइक्रो सर्जरी का जो है वो टर्म कहा गया है बायोलॉजी में, जूलॉजी में माइक्रो सर्जरी के टर्म इस्तेमाल किया कि प्रोटोजोआ को लिया और प्रोटोजोआ को एक्सपेरिमेंट्स किए और उसकी माइक्रो सर्जरी की। प्रोटोजोआ के एक्सपेरिमेंट क्या किए? इसने प्रोटोजोआ को लिया, उसके 2 हॉब्स लिए, 2 उसको पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 प्रोटोजोआ लिए। एक प्रोटोजोआ वो था जिसमें न्यूक्लियस मौजूद था, दूसरा प्रोटोजोआ वो था जिसमें न्यूक्लियस नहीं था। मतलब एक न्यूक्लिएटेड था, एक इन्यूक्लिएटेड था। एक में न्यूक्लियस था, एक में न्यूक्लियस नहीं था। जिसमें से न्यूक्लियस, ये नहीं कि न्यूक्लियस था नहीं, उसमें से न्यूक्लियस को निकाल लिया गया। अब जब एक में से न्यूक्लियस को निकाल लिया गया, दूसरे में न्यूक्लियस था, तो इसने क्या ऑब्जर्व किया? ये ऑब्जर्व करता है कि जो न्यूक्लियस रखने वाला प्रोटोजोआ था उसने अपनी ग्रोथ दिखाई, वो जिंदा रहा, वो अलाइव रहा। लेकिन वो प्रोटोजोआ जिसमें से न्यूक्लियस को निकाल लिया गया था, जो कि इन्यूक्लिएटेड था, उस प्रोटोजोआ को देखा तो वो डाई ऑफ हो गया, वो डेड हो गया, वो अपने आप को सरवाइव ना रख सका, तो अपनी जो है वो अपनी जिंदगी को बचा ना सका। तो इसने बर्बियानी ने क्या बताया कि न्यूक्लियस, बाद से उसने क्या साबित करना चाहा कि न्यूक्लियस जो है वो डेवलपमेंट के लिए वो जरूरी है, किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के लिए, उसके अलाइव रहने के लिए जरूरी है। लेकिन इस पे आगे मजीद 1930s में मजीद एक्सपेरिमेंट किए गए, और मजीद एक्सपेरिमेंट किस पे किए गए? अमीबा पे किए गए। और अमीबा पे एक्सपेरिमेंट्स क्या दिए गए? इन्होंने देखा कि अमीबा को लिया, एक अमीबा जिसमें न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस निकाल लिया गया था, इन्यूक्लिएटेड था। तो इन्यूक्लिएटेड जो न्यूक्लियस था, इसमें क्या देखा गया कि उसने ना ही ग्रोथ वो आगे मजीद करता है, ना ही वो अपनी फीडिंग को बढ़ाता है, और ना ही उसकी सूडोपोडियल जो डेवलपमेंट है वो हो पाती है। वो अमीबा जिसमें न्यूक्लियस नहीं था, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था।
ना तो अपनी सीडोपोडियल डेवलपमेंट कर पाता है, ना अपनी बाकी ग्रोथ कर पाता है, ना ही अपनी वो फीडिंग हैबिट को बरकरार रख पाता है। कौन? जिसमें न्यूक्लियस नहीं था। लेकिन उन्होंने देखा कि वो जिसमें न्यूक्लियस नहीं था वो अपनी सीडोपोडियल डेवलपमेंट नहीं कायम कर पा रहा, वो अपनी जो फीडिंग हैबिट को मेंटेन नहीं रख पा रहा, ग्रोथ को कायम नहीं कर पा रहा। इन्होंने क्या देखा कि उसमें न्यूक्लियस इंसर्ट किया, उस अमीबा में न्यूक्लियस को इंसर्ट किया। तो न्यूक्लियस को दाखिल करने के बाद क्या देखते हैं कि वही जो पहले अपनी सीडोपोडियल डेवलपमेंट नहीं दिखा रहा था, उसमें जब न्यूक्लियस को दाखिल किया गया तो क्या देखते हैं कि उसने सीडोपोडियल डेवलपमेंट भी शुरू कर दी, उसने अपनी ग्रोथ भी शुरू कर दी और अपनी फीडिंग हैबिट को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर यहाँ पे एक दफा फिर ये एक बात को प्रूव किया गया कि न्यूक्लियस जो है वो किसी सेल की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। मगर इस पे मजीद जो बेहतरीन किस्म के एक्सपेरिमेंट्स जो थे दलाल से भरपूर, वो हैमरलिंग ने 1953 में किया। इसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? इसने एक एल्गी को लिया और वो एल्गी कौन सी थी? वो जीनस एसिटाब्यूलेरिया से ताल्लुक रखती थी। वो एल्गी जो इसने ली हैमरलिंग ने, वो एसिटाब्यूलेरिया से, जीनस एसिटाब्यूलेरिया से ताल्लुक रखती थी और ये एक ग्रीन एल्गी थी और इसकी जो लेंथ है, इसका जो साइज है, इसकी जो जिसामत है वो अबाउट 6 सेंटीमीटर था। एसिटाब्यूलेरिया जिसको इस्तेमाल किया किसने? हैमरलिंग ने। उसका जो जिसामत थी, उसकी जो जिसामत थी, उसका जो साइज था वो राउंड अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग था। लेकिन इसने एक एसिटाब्यूलेरिया को नहीं लिया, इसने एसिटाब्यूलेरिया की 2 स्पीशीज को लिया। किनको? 2 स्पीशीज का लिया। एक एसिटाब्यूलेरिया क्रीनियोलेटा और दूसरी एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया। एक एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया, दूसरा एसिटाब्यूलेरिया क्रीनियोलेटा। दोनों में क्या डिफरेंस था? दोनों 6 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, दोनों की लंबाई 6 सेंटीमीटर थी, दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता था। यू कैन से दैट कि इससे पहले हार्शे ने न्यूक्लियस पे काम जरूर किया था। इसकी जो हेरिडिटी डेवलपमेंट है उस पर मजीद काम उसने किया था, लेकिन हार्शे ने उस वक्त जो इस हेरिडिटी पे काम किया था मजीद, तो वो उसने काम किया था प्रोकैरियोटिक पे। तो इसने काम किया, ये फर्स्ट वन था हैमरलिंग जिसने यूकैरियोटिक पे काम किया और यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। 6 सेंटीमीटर का एसिटाब्यूलेरिया एल्गी को लिया और इसमें क्या देखा? एक क्रीनियोलेटा जो एसिटाब्यूलेरिया, इन एसिटाब्यूलेरिया के 3 पोर्शन थे, 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया था। एक उसका राइजोइड वाला पोर्शन था, दूसरा उसका स्टैक वाला पोर्शन था, तीसरा उसका कैप वाला पोर्शन था। उसका राइजोइड वाला पोर्शन, स्टैक वाला पोर्शन और कैप वाला पोर्शन। लेकिन इसका जो स्टैक है वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसकी जो न्यूक्लियर राइजोइड वाला पोर्शन है, दोनों का एसिटाब्यूलेरिया क्रेनियोलेटा है या मेडिटेरेनिया है, दोनों के राइजोइड वाले पोर्शन में न्यूक्लियस पाया जाता, दोनों के राइजोइड वाले पोर्शन में न्यूक्लियस पाया जाता। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे था? मैंने इनको थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाया है, इसको थोड़ा रेडिश कलर में, इसको ब्लू कलर में, जो मेडिटेरेनिया है और क्रेनियोलेटा को मैंने रेडिश कलर में दिया। जो क्रेनियोलेटा की जो कैप थी वो तकरीबन 31 जो है वो रिंग्स रखती थी अपनी कैप के अंदर, और 31 रिंग्स रखती थी और इनकी जो रिंग्स थी वो जो है वो अपने एंड पॉइंट पे वो पॉइंटेड थी। एंड पॉइंट पे क्या थी? वो पॉइंटेड थी। और ये एक जैसे फ्लावर की पैटर्न्स होती हैं, तो क्रेनियोलेटा की जो कैप थी वो एक फ्लावर जो है वो फ्लावरिंग प्लांट की तरह, उनके जो फ्लावर है उनकी तरह जो है ये कैप अपनी रखती थी। कौन? क्रेनियोलेटा। लेकिन जब बात की मेडिटेरेनिया की, तो इसकी जो कैप थी इसकी 81 के राउंड अबाउट रिंग्स रखती थी अपने अंदर, कैप के अंदर, और ये जो है 81 जो है वो रिंग्स रखती थी। लेकिन इसके जो एंड्स थे
वो क्रेनुलेटा की तरह पॉइंटेड नहीं थे, वो क्या थे, राउंडेड थे। और इस राउंडेड की वजह से इसकी कैप स्मूथ थी। इसकी कैप स्मूथ नहीं थी, इसकी कैप स्मूथ थी। इसकी कैप फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर है उसकी तरह कहलाती होती है, लेकिन इसकी जो कैप है मेडिटेरेनिया की वो फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर की तरह नहीं होती। ठीक है, अब दोनों को लिया और दोनों को लेने के बाद इसने क्या देखा कि इसमें से पहली दफा इसने क्या देखा कि इसमें न्यूक्लियस निकाल देता है। जब न्यूक्लियस निकाल देता है तो ये ग्रो करते हैं, ये अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं। अगर क्रेनुलेटा का न्यूक्लियस निकाला तो अगली नस्ल में मुंतकिल हुआ, फिर एसिटाबिलेरा पैदा हुई, उसकी कैप भी इसी तरह थी, फिर अगली नस्ल में मुंतकिल हुई, उसकी कैप भी इसी तरह थी। अब वो कहता है कि भाई मैंने न्यूक्लियस तो निकाल दिया था, लेकिन उसकी जो नई नस्ल पैदा हुई है क्रेनुलेटा की, उसकी कैप अपने आबा अजदाद की तरह है। यहाँ पे फिर वो अपने जहन में पॉइंट उठाता है कि ऐसा क्यों है। तो इसलिए कि उसने कहा कि मैंने न्यूक्लियस तो निकाल दिया था, लेकिन न्यूक्लियस की ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में वहां पे क्या बन चुका था, ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में क्या बन चुका था, mRNA, मैसेंजर आरएनए। तो वो ये कहता है कि मैसेंजर आरएनए आगे कोड कर रहा था, लेकिन मैसेंजर आरएनए 1-2 जनरेशन तक तो कोड किया, लेकिन उसके बाद उसने कोड नहीं किया और क्या हुआ कि वो आगे जो है वो कैप डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है, अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, क्रेनुलेटा को भी लिया, मेडिटेरेनिया को भी लिया। तो जैसे मैंने ब्लैक पॉइंटर से शो किया है, उसने स्टैक दोनों का, क्रेनुलेटा का स्टैक और मेडिटेरेनिया का स्टैक, मतलब इसका स्टैक, क्रेनुलेटा का स्टैक निकाल के मेडिटेरेनिया में डाल दिया, मेडिटेरेनिया का जो स्टैक है वो निकाल के क्रेनुलेटा में डाल दिया। राइजोइड भी दोनों का सेम था। उस वक्त इसने क्या किया कि ये कैप उतार ली थी, डिकैपिटेटेड कर दिया था इसको, कैप उसके उतार ली हुई थी। जो है वो राइजोइड किसका था, एसिटा क्रेनुलेटा का, जो है वो इसका राइजोइड मेडिटेरेनिया का था। न्यूक्लियस इसमें भी क्रेनुलेटा का था, इसमें न्यूक्लियस जो है वो मेडिटेरेनिया का था। स्टैक इसमें मेडिटेरेनिया का लगाया और मेडिटेरेनिया में स्टैक जिसके पास राइजोइड मेडिटेरेनिया की थी उसमें स्टैक क्रेनुलेटा का लगाया। देखने के लिए इसके बाद देखता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। बेशक क्रेनुलेटा में स्टैक मेडिटेरेनिया का था और मेडिटेरेनिया में स्टैक क्रेनुलेटा का था, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसका न्यूक्लियस था, जिसकी राइजोइड थी, जिसका न्यूक्लियस था, उसी की ही कैप ने डेवलप किया, उसी की कैप ने जन्म लिया। मतलब कि यहाँ पे अगर राइजोइड, जैसे मैंने शो किया, राइजोइड जो है वो क्रेनुलेटा का था, तो स्टैक बेशक मेडिटेरेनिया का था, लेकिन कैप जो है वो क्रेनुलेटा की ही डेवलप हो गई। और यहाँ पे जो है वो स्टैक, उसका राइजोइड जो है वो मेडिटेरेनिया का था, जबकि स्टैक क्रेनुलेटा से लिया तो स्टैक ने कोई असर नहीं किया। न्यूक्लियस जिसका था मेडिटेरेनिया का था, तो कैप भी मेडिटेरेनिया की ही डेवलप हुई। यहाँ पे उसने फिर क्या कहा कि जिसका न्यूक्लियस था कैप उसी की डेवलप हुई। तो नतीजतन उसने ये क्या कहा कि रोल जो न्यूक्लियस का है वो डेवलपमेंट में ही है और न्यूक्लियस की मौजूदगी उसकी डेवलपमेंट को बढ़ाती है। अब मजीद उसने आगे अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया कि स्टैक जो है उसने क्या देखा कि वही रखा, न्यूक्लियस उसने मेडिटेरेनिया का स्टैक रखा, न्यूक्लियस उसने राइजोइड क्रेनुलेटा का ले लिया। जब क्रेनुलेटा का न्यूक्लियस ले लिया, स्टैक अपना उसने वही रखा, तो नतीजा क्या देखता है, चूंकि उसने न्यूक्लियस जो है वो राइजोइड किसका, क्रेनुलेटा के लिया था, तो कैप भी क्रेनुलेटा की डेवलप हुई, कैप भी क्रेनुलेटा की डेवलप हुई। दूसरी तरफ क्या देखता है कि उसने न्यूक्लियस राइजोइड जो है वो मेडिटेरेनिया का लिया था, लेकिन जो स्टैक था वो ओरिजिनल ही रहा, क्रेनुलेटा का रहा। तो क्रेनुलेटा के ओरिजिनल स्टैक का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चूंकि जो उसने ग्राफ्टिंग की थी इसकी मेडिटेरेनिया के राइजोइड की, उसमें न्यूक्लियस मौजूद था, न्यूक्लियस ने असर दिखाया और कैप मेडिटेरेनिया की डेवलप हुई। अब तीसरे में वो क्या करता है कि उसने राइजोइड लिया और राइजोइड लेने के बाद उसने क्या देखा, उस राइजोइड में न्यूक्लियस मेडिटेरेनिया का भी डाल दिया, क्रेनुलेटा का भी डाल दिया, दोनों न्यूक्लियस डाल दिए। अब वो दोनों न्यूक्लियस मतलब क्रेनुलेटा का भी और मेडिटेरेनिया का भी, दोनों न्यूक्लियस को डाल के वो देखता क्या है कि अब किसकी कैप डेवलप होती है। तो जब उसने मेडिटेरेनिया का न्यूक्लियस भी और क्रेनुलेटा का न्यूक्लियस भी दोनों में, जैसे मैंने शो किया है
कि ये रेड कलर का मैंने उसका कैनुलेटा को शो किया है और ब्लू कलर का मैंने मेडिटेरिया को शो किया है। दोनों को न्यूक्लियस मैंने दिखाया है यहाँ पे पड़े हुए हैं। जब दोनों को न्यूक्लियस को उसने अंदर डाल दिया तो नतीजतन वो क्या देखता है कि कैप डेवलप हुई, मगर वो जो कैप डेवलप हुई वो हाफ ग्रेनुलेटा की तरह की थी, वो हाफ जो है वो मेडिटेरिया की थी, मतलब कि वो इंटरमीडिएट जो है वो कैप डेवलप हुई। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों न्यूक्लियस ने अपना असर दिखाने की कोशिश की, दोनों न्यूक्लियस ने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की, दोनों न्यूक्लियस ने अपने आप को डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या है कि जिसने, अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता, बिल्कुल मेडिटेरिया का होता तो कैप मेडिटेरिया की डेवलप करता, ग्रेनुलेटा का होता न्यूक्लियस तो ग्रेनुलेटा की कैप डेवलप करता। और जब न्यूक्लियस दोनों के मौजूद थे तो ये बात साबित हुई कि साइटोप्लाज्म असर नहीं रखता, साइटोप्लाज्म इफेक्ट नहीं करता। जबकि हमने स्टैक उसमें चेंज करके देखे थे हैमरलिंग ने, कोई फर्क नहीं पड़ा था, साइटोप्लाज्म का कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो क्या देखा था, जब न्यूक्लियस डेवलप के न्यूक्लियस डाला, जिसका न्यूक्लियस था कैप उसी की डेवलप हुई। अगर यहाँ पे ग्रेनुलेटा का न्यूक्लियस डालता तो कैप ग्रेनुलेटा की मुकम्मल तौर पर डेवलप होती, मेडिटेरिया का न्यूक्लियस डालता तो मेडिटेरिया की मुकम्मल तौर पे कैप डेवलप होती, जैसे पीछे हमने देखा है। और जब उसने दोनों को न्यूक्लियस डाला तो दोनों के न्यूक्लियस ने अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहा और नतीजतन क्या हुआ, इंटरमीडिएट कैप डेवलप हुई जो ना के मुकम्मल तौर पे ग्रेनुलेटा की थी और ना ही मुकम्मल तौर पे मेडिटेरिया की थी, बल्कि वो दोनों को एक्सप्रेस कर रही थी। वो इंटरमीडिएट थी, ग्रेनुलेटा की तरह की भी कैप थी और मेडिटेरिया की तरह की भी कैप थी। तो लिहाजा हैमरलिंग ने अपने एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर यह प्रूव किया कि जो न्यूक्लियस है उसका जो रोल है वो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है, वो डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। और आने वाले जो नस्ल पैदा होती है उसमें जो रोल है हेरिडिटी में, वो न्यूक्लियस का रोल है। साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के बगैर कुछ नहीं है। अगर पहले साइटोप्लाज्म की न्यूक्लियस को निकाल भी लिया था उसने, लेकिन वो क्या कहता है कि उस मैसेंजर आरएनए ने एक वक्त तक तो उसे कोड किया, लेकिन उसके बाद उसने उसको कोड नहीं किया। तो मतलब ये अपने हैमरलिंग अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करता है कि न्यूक्लियस जो है वो मस्ट है, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है सेल की डेवलपमेंट के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए और उसके हेरिडिटरी तौर पे आगे पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह करके ये इसने न्यूक्लियस के मुतालिक बोला, जिसमें आज के लेक्चर में मैंने न्यूक्लियस की हिस्ट्री बोली और न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस बोली कि ग्रोथ में क्या है, उसका रोल क्या है, उसके डेवलपमेंट में रोल क्या है। हैमरलिंग के एक्सपेरिमेंट्स की जो है वो एग्जांपल देके इसको मैंने बोला। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।